गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर का पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो फिर इसमें आता है द टर्म एंटेरिक फीवर और टाइफाइड फीवर इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमारा जो टाइफाइड फीवर है इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ये एक तरीके का संचारी रोग है, फाउंड ओनली इन मेन एंड इंक्लूड्स बोथ टाइफाइड फीवर कॉज। तो ये हमारा इंसानों में ही पाया जाता है और ये फीवर होता है हमारा एस टाइफाई और पैरा टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एंड कॉज बाय एस पैराटाइफी ए बी एंड सी की वजह से ये हमारा होता है। इट इज एन एक्यूट जनरलाइज इन्फेक्शन। ये थोड़े टाइम के लिए जनरलाइज इन्फेक्शन, जनरलाइज मतलब हमारी पूरी बॉडी का इन्फेक्शन है ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। हमारे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में हमारा इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यूज का और हमारा गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन है हमारा टाइफाइड मेनली। अब है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हमारा सबसे पहले होस्ट में हमारा एज फैक्टर आता है। एज फैक्टर में टाइफाइड फीवर में अकर इन एनी एज। जो टाइफाइड फीवर है हमारा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट इज कंसीडर्ड टू बी अ डिजीज मेनली ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। लेकिन ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि टाइफाइड जो फीवर है ये बच्चों और यंग एडल्ट जो होते हैं, जवान लोग, ये उनकी बीमारी है। इन एंडेमिक एरियाज द हाइएस्ट अटैक रेट्स अकर इन चिल्ड्रन एज 8 to 13 ईयर्स। और एंडेमिक एरियाज है हमारे, वहां पर ये ज्यादातर स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं 8 से 13 ईयर्स के उम्र के बच्चे, ये वहां पर उन लोगों को ज्यादा होता है। जेंडर एंड रेस में टाइफाइड फीवर केसेस आर मोर कॉमनली सीड इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ये ज्यादातर आदमी लोगों को ज्यादा होता है, मेल्स को, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ऑन द contrary, फीमेल्स हैव स्पेशल प्रिडिलेक्शन टू बिकम क्रॉनिक कैरियर्स। लेकिन मेल्स में ऐसा होता है कि मेल्स को हो गया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फीमेल्स को अगर हो गया तो हो सकता है ये लंबे समय तक चले। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है मेल और फीमेल। Occupation. Certain categories of personnel handling the infective material and live cultures of S. typhi at increase at the risk of acquiring infection. Then socioeconomic factors, it is a disease of poverty. ये ऐसा बोलते हैं कि ये गरीबों की बीमारी है, as it is often associated with inadequate sanitation facilities and unsafe water supplies। क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं होती, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है। ठीक है, पानी पीने का जो सप्लाईज है वो भी नहीं अच्छे से होता है, अनसेफ वाटर सप्लाई है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, दो द केसेस आर ऑब्जर्व थ्रू आउट द ईयर। हम केसेस जहाँ तक है पूरे ईयर का इकट्ठे ऑब्जर्व करते हैं। द पीक इंसिडेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग जुलाई टू अगस्त। तो इसमें जब ज्यादातर हमारे केसेस जुलाई टू अगस्त वाले जो टाइमिंग होता है वहां पे ज्यादा देखे जाते हैं। एंड आर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फ्लाई पॉपुलेशन। और ये ज्यादातर फ्लाई पॉपुलेशन भी ज्यादा होता है। फ्लाई पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं बार बार। सोशल फैक्टर में पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, ओपन एयर डेफिकेशन एंड यूरिनेशन, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ इग्नोरेंस। और सोशल फैक्टर में ऐसे एरियाज जहाँ पे पीने का पानी पॉल्यूटेड है। ठीक है, लोग खुले में शौच करते हैं, यूरिन खुले में करते हैं, जहाँ पे खाना पीना अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता, हाइजीन मेंटेन नहीं है, लोग ज्यादा अपने हेल्थ को लेके इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बहुत इग्नोरेंट है, तो वहां पर ही ज्यादा देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में मैल न्यूट्रिशन में इनहेंस द ससेप्टेबिलिटी टू टाइफाइड फीवर बाय ऑल्टरिंग द इंटेस्टाइनल फ्लोरा और अदर डिफेंसेस। ज्यादातर ये मैल न्यूट्रिशन जो मतलब कुपोषित लोग हैं, ये उनमें ज्यादा देखा जाता है हमारा टाइफाइड। इंक्यूबेशन यूजुअली 0 to 14 days में, बट इट मे बी एज शॉर्ट एज 3 days और लॉन्ग एज 21 days। ये ज्यादातर कम से कम 3 दिन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों में इसका लक्षण दिखाई देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ इन कॉलम्स। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेशेंट को डोज दे रहे हो मेडिसिन की। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन में मैन इज द ओनली नोन रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। आदमी इंसान ही रिजर्वायर है इन्फेक्शन का। बोथ केसेस और कैरियर्स, केसेस भी वही होता है और कैरियर भी वही है बीमारी का। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में अ केस इज इन्फेक्शियस एज लॉन्ग एज द बेसिला अपीयर इन स्टूल और यूरिन। केस तब तक इन्फेक्टेड होगा जब तक वो जो बेसिलाए होगा टाइफाइड के वो यूरिन और स्टूल में नहीं दिखता।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन में द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। ये डिजीज फीको ओरल रूट से फैलती है, और यूरिन ओरल रूट्स में आइदर डायरेक्टली थ्रू हैंड, सॉइल एंड फीसेस और यूरिन ऑन फेसेस ऑफ कैरियर। ज्यादातर ऐसे कि जब आपके हैंड गंदे हो फीसेस से या फिर यूरिन से, ठीक है, एंड इंजेक्शन, और आपने उन गंदे हाथों से ही पानी पी लिया, दूध पी लिया, खाना खा लिया, या फिर ऐसी मक्खियां, गंदी जगह से खाना खाएं जहाँ पे मक्खियां बहुत है, ठीक है, वो मक्खियां ऐसी फीसेस यूरिन में बैठकर आ रही है, गंदे पानी में बैठकर आ रही है, और उसके बाद आपने बाहर से आप आइसक्रीम खा रहे हो, आइस खा रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी खा रहे हो, तो हो सकता है वो उस पे बैठ जाए, तो उसके थ्रू भी आपको इन्फेक्शन इजीली हो सकता है। Symptoms है if only a mild exposure, some people become carriers of typhoid। थोड़ा हो सकता है, थोड़े थोड़े भी एक्सपोजर में से तो पेशेंट कैरियर बन सकता है हमारे इन्फेक्शन का। पुअर एपेटाइट, इसमें भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है, हेडेक, सर दर्द रहेगा, जनरलाइज बॉडी एक्स एंड पेन, जनरलाइज बॉडी पेन होगा, दर्द होगा, फीवर, लेथार्जी होगी, डायरिया हो सकता है, सस्टेन्ड फीवर एज हाई एज 103 to 104। ठीक है, फीवर थोड़े लंबे समय तक रहेगा, जैसे 103 से लेके 104 तक। चेस्ट कंजेशन रहेगा, पेशेंट को पेट में दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, माइल्ड वॉमिटिंग और स्लो हार्ट रेट। अब इसके हमारे वीक्स के हिसाब से हम लोगों को साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीक अगर उसको इन्फेक्शन होगा टाइफाइड का, तो पहले वीक में क्या होगा उसका, द डिजीज क्लासिकली प्रेजेंट द स्टेप लैडर फैशन राइज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा, स्टार्टिंग के टाइम में कभी ज्यादा होगा बॉडी का टेम्परेचर, कभी कम होगा, कभी ज्यादा कभी कम, तो ये कितना होगा, 4 से 5 दिन तक हमारा ऐसे ही रहेगा, अकम्पनीड बाय, और इसके साथ साथ बॉडी एक भी हो सकता है, हेडेक होगा, वेग एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, अब है हमारा सेकेंड वीक। अब सेकेंड वीक में हमारा क्या होगा, बिटवीन 7 to 10 days ऑफ इलनेस, 7 से 10 दिन जब होगा बीमारी के। माइल्ड हिपैटो स्प्लीनोमेगैली, पेशेंट को थोड़ा बहुत उसके लीवर में, उसके स्प्लीन में थोड़ा सूजन दिखाई दे सकती है। अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट को हिपैटो स्प्लीनोमेगैली होता है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, उसके साथ पेशेंट का जो पल्स रेट है वो भी हाई हो सकता है। मे अकर एंड रोज स्पॉट्स में सी, ठीक है, और इसको ब्रेडिकार्डिया मतलब उसका पल्स रेट इंक्रीज हो सकता है, और उसका रोज स्पॉट्स में बी सीन, रोज स्पॉट्स उसकी बॉडी में दिख सकते हैं। अब थर्ड वीक है, द थर्ड वीक विल अपेयर इन द टाइफॉइड स्टेज। जो थर्ड वीक है, इसमें क्या होगा, पेशेंट को टाइफॉइड स्टेट हमें दिख सकता है, विच इज द स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग एपैथी। इसमें पेशेंट को प्रोलॉन्ग एपैथी होगी। एपैथी मतलब पेशेंट आपको कोई इमोशन नहीं दिखाएगा। टॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया मतलब उसका पेशेंट के ब्लड में इंफेक्शन हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है कोई सब्सटेंस, डिलीरियम, डिसोरिएंटेशन अनट्रीटेड बाय टाइम। देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ 5 to 10% ऑफ इंटेस्टाइनल हेमरेज एंड परफोरेशन। ठीक है, मतलब अनट्रीटेड अगर करा, समय के साथ हमने उसको ट्रीट नहीं किया, तो हो सकता है उसको और ज्यादा रिस्क की तरफ वो बढ़ सकता है, 5 to 10%। और पेशेंट को इंटेस्टाइन में उसका हेमरेज हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है। रेयर कॉम्प्लिकेशन कम, मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को टाइफॉइड, हेपेटाइटिस हो, एम्फाइमा हो, ऑस्टियोमाइलिटिस, साइकोसिस। 2 to 5% पेशेंट्स हैव बिकम गॉल ब्लैडर कैरियर्स, ठीक है, और 2 से 5% पेशेंट को गॉल ब्लैडर में भी टाइफॉइड हो सकती है। रोज स्पॉट्स, रोज स्पॉट्स क्या होता है, बॉडी में छोटे छोटे से स्पॉट्स हो जाएंगे, जो रोज जिस कलर का होता है उस तरीके का दिखेगा। ठीक है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या है, वो ब्लड टेस्ट से, बोन मैरो टेस्ट से, स्टूल कल्चर टेस्ट से आप लोग पता लगा सकते हो। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट मेनली हम टाइफॉइड के लिए ही करते हैं, ठीक है, उससे स्लाइड एग्लूटिनेशन, एंटी माइक्रोबियल और ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, इन सब टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। अब टाइफॉइड फीवर का मैनेजमेंट है, जनरली हम क्या करते हैं, सपोर्टिव केयर इंक्लूड, सपोर्टिव केयर देते हैं पेशेंट को, जिसमें हम मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब पानी की मात्रा उसकी बॉडी में बरकरार रखते हैं। एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट, एंटीबायोटिक्स मतलब फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन। अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन हम पेशेंट को देंगे। और स्पेसिफिकली हम क्या मेडिसिन देंगे, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इज द मेन स्टेट ट्रीटमेंट। ज्यादातर हम पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे। सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी बेस्ड ऑन इट्स एफिकेसी
अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, ठीक है। और हम जो सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कैसे सेलेक्ट करेंगे ताकि उसकी एफिकेसी अच्छी हो, इजीली मिल जाए वो हमको हर जगह, और उसका कॉस्ट भी कम हो। जैसे कि फेनिकॉल, एम्पेसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, ये सब मेडिसिन है हम जो पेशेंट को टाइफाइड में देंगे। इन केस ऑफ क्यूनिलॉल रेजिस्टेंट, अगर क्यूनिलॉल का रेजिस्टेंस होगा तो एजिथ्रोमाइसिन थर्ड जनरेशन की हम दे सकते हैं, जैसे टाइलोस्पोरिन और सेफ्ट्रियाजोन। कंट्रोल ऑफ फीवर, अब कंट्रोल ऑफ फीवर में हम खुद से क्या कर सकते हैं, मेजर डायरेक्टेड टू रिजर्वायर, ठीक है। फर्स्ट वन इज केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, पहले हमें केस अर्ली केस डिटेक्ट करना है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना है, आइसोलेशन करना है। डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल एंड यूरिनेशन, जो स्टूल एंड यूरिनेशन है उसको डिसइंफेक्ट करना है। डिटेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स, ठीक है, जो कैरियर्स है उनको डिटेक्ट करना है, फिर उसके हिसाब से उनको ट्रीट करना है। मेजर्स एट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, वाटर सैनिटेशन, फूड सैनिटेशन, एक्सक्रीटा डिस्पोजेबल और फ्लाई कंट्रोल। मेजर फॉर ससेप्टेबल इम्यूनो प्रोफिलैक्सिस, हेल्थ एजुकेशन, हम पेशेंट को पहले ही उसका इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए इम्यूनो प्रोफिलैक्सिस देंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और हेल्थ प्रमोशन में हम पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे, कीप द प्रेमिसेस एंड किचन यूटेंसिल्स क्लीन, घर का जो सामान है, किचन का जो सामान है, जो बर्तन है, उनको सफाई साफ करके रखो अच्छे से, बिल्कुल। डिस्पोज रबिश प्रॉपरली, जो घर के कूड़ा है उसको अच्छे से डिस्पोज करो। कीप हैंड्स क्लीन एंड फिंगर नेल्स, जो हैंड्स हैं, जिस हैंड से हम खाना बनाते हैं खाते हैं, उस हैंड को क्लीन रखना है, उन हैंड्स का फिंगर्स के नेल्स को अच्छे से काट के रखना है। वॉश हैंड प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर, हाथों को अच्छे से सोप और वाटर से धोना है। बिफोर ईटिंग और हैंडलिंग फूड, खाने से पहले और खाना को हैंडल करने से पहले, और ठीक है। और कभी आपने वॉशरूम यूज करा या किसी बच्चे का डाइपर चेंज किया, ठीक है, तो इन सबसे भी पहले ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्रॉम द मेन्स एंड प्रेफरेबली बॉइल्ड, ड्रिंकिंग वाटर है वो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि बॉईल करने के बाद ही उसको पिए। परचेज फ्रेश फूड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, डू नॉट पेट्रोनाइज इलीगल ऑफर्स, ठीक है। तो आपको खाने के लिए आप हमेशा फ्रेश फूड ही प्रेफर करें और ऐसी दुकान से लें जो आपके भरोसे में हो, ठीक है। और गली के जो छोटा छोटा सामान मिलता है वो कुछ ऐसी चीज ना खाए। अवॉइड हाई रिस्क फूड लाइक सेलफिश, ठीक है। और हाई रिस्क फूड होता है जैसे सेलफिश और रॉ कच्चा खाना या फिर अध पका खाना, ऐसा खाना बिल्कुल ना खाए। वॉश क्लीन वॉशेबल एप्रॉन्स एंड कैप्स बिफोर फूड प्रिपरेशन, ठीक है। खाना प्रिपेयर करने से पहले एप्रन पहने अच्छा धुला हुआ, ठीक है, और कैप अच्छे से पहने। क्लीन एंड वॉश फूड थॉरोली, खाना जो होता है जो आप बनाने जा रहे हैं उसको पहले अच्छे से धोएं। स्क्रब एंड रिंस सेलफिश इन क्लीन वाटर, ठीक है। और अगर आप सेलफिश बना रहे हैं तो उससे पहले उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोए साफ पानी से। इमर्ज देम इन क्लीन वाटर, और उसको क्लीन वाटर साफ पानी में इमर्ज करके रखे फॉर समटाइम्स टू अलाउ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ताकि उसका सेल्फ खुद से प्यूरिफाई हो जाए। रिमूव द विस्केरा एक एप्लीकेबल, अगर आप उसको विस्केरा निकाल सकते हैं तो निकाल लो। स्टोर पेरिशेबल फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो आपको लगता है वेल कवर्ड, मतलब जो खराब नहीं होगा, ऐसी खाना फ्रिज में रखे, वो भी अच्छे से ढक के। हैंडल एंड स्टोर रॉ एंड कुक्ड फूड, स्पेशली सी फूड इन अपर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर कुक्ड फूड एंड लोअर कंपार्टमेंट ऑफ रॉ फूड टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। और खाना हमेशा अपर, जो फ्रिज का अपर ऊपर वाला कॉलम होता है वहां पर कुक्ड फूड रखें, और जो नीचे वाला कॉलम होता है, नीचे वाला कंपार्टमेंट है, वहां पे रॉ फूड रखे, कच्चा खाना रखे, ठीक है, ताकि उनका क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। क्लीन एंड डीफ्रोज रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को हमेशा क्लीन करें, डीफ्रोज करें टाइम से, एंड कीप द टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से कम करके रखें। कुक फूड थॉरोली, खाने को अच्छे से बनाएं। डू नॉट हैंडल कुक्ड फूड विद बेयर हैंड, और खाने को कभी भी अपने गंदे हाथों से ना छुएं। वेयर ग्लव्स इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो ग्लव्स पहने। कंज्यूम फूड एज सून इट इज डन, ठीक है, जल्द से जल्द अगर पका हुआ खाना है तो फटाफट से उसको खाएं। इफ नेसेसरी रेफ्रिजरेट कुक्ड लेफ्ट ओवर फूड एंड कंज्यूम एज सून एज पॉसिबल, अगर जरूरत है तो अगर आपने कोई खाना बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा है तो जल्दी से जल्दी उसको खाएं अच्छे से गर्म करके। रीहीट थॉरोली बिफोर कंजप्शन, खाने को अच्छे से गर्म करें। डिस्कार्ड एनी
एडल्ट फूड आइटम्स अगर आपको लगे कोई खराब खाना होगा तो उसको एकदम से डिस्कार्ड करें। एक्सक्लूड टाइफाइड कैरियर्स फ्रॉम हैंडलिंग फूड एंड फ्रॉम प्रोवाइडिंग केयर टू चिल्ड्रन। अगर कोई किसी को टाइफाइड है तो उसको उस समय, जब तक वो उस टाइफाइड के फीवर से ठीक नहीं हो रहा, तब उसको खाना हैंडल करने के लिए मना करें और उसको बच्चे से भी दूर रखें। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अब कैसे ले सकते हैं? 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, जैसे कि इंजेक्टेबल टाइफाइड वैक्सीन, द लाइव और ओरल वैक्सीन, ट्राइफेरॉल बोलते हैं जिसको, और टैब वैक्सीन। इंजेक्टेबल टाइफाइड क्या होता है? दिस सिंगल डोज इंजेक्टेबल टाइफाइड वैक्सीन फ्रॉम बैक्टीरियल एस टाइफाइड स्ट्रेन TY21A से हमारा ये बना है। ये हम बच्चों को देते हैं, ओवर 2 साल तक के बच्चों को सब क्यू या फिर इंट्रामस्कुलरली हमें इंजेक्शन देते हैं, और इसका एफिकेसी है 64% से 72%। अब है टाइफोरेल। टाइफोरेल है लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय TY21 स्ट्रेन एस टाइफाइड। तो हमारा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, मतलब जो इसमें हम बैक्टीरिया अंदर डालेंगे पेशेंट को, वो लाइव होगा लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो खुद को इन्फेक्ट, वो जिसके अंदर गया है उसको इन्फेक्शन कर सके। इसका एफिकेसी है 50 to 80%। नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन यंगर देन 6 years, और ये ज्यादातर 6 साल से जो कम बच्चे हैं उनको देने के लिए नहीं बोलते हैं। द कोर्स कंसिस्ट ऑफ 1 कैप्सूल ओरली। कोर्स होता है जो इसका, इसमें 1 कैप्सूल आपको लेना है ओरली, टेकन एन आवर बिफोर फूड, खाना से 1 घंटे पहले, विद अ ग्लास ऑफ वाटर और मिल्क, 1 गिलास पानी या दूध से। फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, पहला दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, मतलब ऑल्टरनेट डेज में, एक दिन एक छोड़ के। नो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर हम टाइफाइड ले रहे हैं तो आपको उस टाइम पे कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना। इम्यूनिटी स्टार्ट्स 2 to 3 weeks आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट फॉर 3 years। तो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में 2 से 3 हफ्तों के बीच में बनने लग जाएगी, और ये कम से कम 3 साल तक रहेगी। अब बूस्टर डोज आफ्टर 3 years, और बूस्टर डोज आप 3 साल के बाद दे सकते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कोड फॉर टाइफाइड फीवर। अब इंटर कोड जैसे हमारे होते हैं ICD-9 और ICD-10 का, के हिसाब से हमारे पहले थायराइड फीवर और टाइफाइड फीवर का 002 ICD-9 के अंदर, और ICD-10 के अंदर A01 कोड है, और टाइफाइड फीवर का 0.002.0 ICD-9 के अंदर, और A01.0 ICD-10 के अंदर हमारा कोड है।